Hello and good morning students. How are you? I hope you all are fine. I am going to start experimental proof of DNA replication. एक्चुअल में लास्ट लेक्चर में मैंने डिस्कस किया था डीएनए रेप्लिकेशन के बारे में कि डीएनए जो होता है अपने ही समान अपनी आइडेंटिकल कॉपी बना के ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र करता है। एक्चुअल में ये इसलिए ज़रूरी होता है कि जो डॉटर सेल बने वो अगर कोई एक जैसे मान लो डीएनए है सपोज दैट, तो ये डीएनए क्या करेगा अपने ही समान दो आइडेंटिकल डीएनए बनाएगा और ये दोनों के दोनों आइडेंटिकल डीएनए दो डॉटर सेल में ट्रांसमिट हो जाएंगे। जैसे कोई भी सेल है, सेल के अंदर है, ये सेल हो गया। अब इसके अंदर का जो डीएनए है ये डीएनए क्या होगा कि पहले नीचे से अनवाइंड होगा ये, या किसी एक जगह से ये क्या होगा अनवाइंड होगा, और जब अनवाइंड होगा उसके बाद से ये यहाँ से न्यू डीएनए का सिंथेसिस शुरू करेगा। धीरे धीरे पूरा अनवाइंड हो जाएगा और इस पेरेंटल सेल के अंदर क्या हो जाएगा दो डीएनए बन जाएंगे और ये दोनों के दोनों डीएनए एक डॉटर सेल में एक डीएनए चला जाएगा, दूसरे डॉटर सेल में दूसरा डीएनए चला जाएगा। इसको डीएनए रेप्लिकेशन कहते हैं। ये तो हमें पता था कि डीएनए की आइडेंटिकल कॉपी बनती है, लेकिन एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव करने का काम दो साइंटिस्टों ने किया था। एक मैथ्यू मिजोल्सन थे और दूसरे फ्रैंकलिन एस्टॉल थे। एक्चुअल में 1958 में इन दोनों ने किया था। एक और एक्सपेरिमेंट किया था टेलर ने, हालांकि ये तो नीट में पूछा हुआ भी क्वेश्चन है। टेलर ने किस प्लांट पे किया था 2018 का है, मे बी दैट आई एम नॉट रॉन्ग, शायद 18 का ही है। 18 में ही आया था कि ऑन विच प्लांट टेलर एक्सपेरिमेंटली प्रूव दैट डीएनए रेप्लिकेट और क्रोमोसोम एक्चुअल में डीएनए रेप्लिकेशन क्रोमोसोम के अंदर होता है, तभी क्रोमोसोम का भी डुप्लीकेशन होता है। तो किस प्लांट पे किया था? विसिया फाबा पे किया था, बाकली बीन बोलते हैं उसको, या फाबा बीन्स बोलते हैं। इसको प्रूफ करने का काम दो साइंटिस्ट ने किया था। एक थे मैथ्यू मिजोल्सन एंड फ्रैंकलिन एस्टॉल ने किया था। आप सिर्फ याद रखिए मिजोल्सन एंड एस्टॉल, इससे ज़्यादा याद रखने की ज़रूरत नहीं है आपको। मिजोल्सन और एस्टॉल 1958 में किया था, 1958 में किया था। एनसीईआरटी में दिया हुआ है इसलिए आप इसको याद रखें। अब एक्चुअल में देखो इसमें होता क्या है। मिजोल्सन एस्टॉल ने इनके पास सबसे एक्चुअल में 1958 में हमारी टेक्नोलॉजी उतनी एडवांस थी भी नहीं कि हर चीज़ें हमें इजीली अवेलेबल हो। तो इनके सामने दो चीज़ टारगेट थी। अभी बताया मैंने कि जैसे डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए, यही पेरेंटल डीएनए अनवाइंड होकर के न्यू स्ट्रैंड बनाता है। अब इनके पास सबसे बड़ा एक टारगेट ये था कि हम कैसे इसमें से रिकॉग्नाइज करेंगे कि विच वन इज़ पेरेंटल विच वन इज़ न्यू। तो इनके दिमाग में आया कि क्यों ना हम इस डीएनए को किसी चीज़ से लेबल कर दें। जैसे होता नहीं है, इसको कलर कर दिया, कोई मार्क लगा दिया, अब नया बनेगा तो मार्क वाला है वो पुराना है, नया वाला है उसमें मार्क नहीं होगा। तो इन्होंने क्या कि इनके दिमाग में ये आया कि क्यों ना लेबल करें। इसके लिए इन दोनों ने सेलेक्ट किया अमोनियम क्लोराइड का, NH4Cl का, जिसमें N जो होता है वो 15 कर दिया, हेवी आइसोटोप कर दिया। हेवी आइसोटोप नॉर्मल नाइट्रोजन से डिफरेंट होता है इन द सेंस दैट ईजिली किसी मीडियम में रखेंगे। सीजियम क्लोराइड एक मीडियम भी सेलेक्ट किया था जिसमें जो हेवी होगा वो सेटल डाउन हो जाएगा, ग्रेट मतलब फास्टर सेटल डाउन हो जाएगा, और जो नॉर्मल नाइट्रोजन होगा वो ऊपर आ जाएगा, मतलब उससे थोड़ा सा ऊपर फ्लोट होगा वो। तो इसलिए इन लोगों ने एक मीडियम सेलेक्ट किया। दूसरा इनके पास ऑप्शन क्या था कि किस में इसको देखेंगे। हमारे सेल को लेकर ग्रो करा नहीं सकते क्योंकि हमारे सेल में उतनी तेज डिवीजन नहीं होगी। तो इन लोगों ने, चूँकि क्विक रिस्पॉन्स लेना है, तो इन लोगों ने एक बैक्टीरिया सेलेक्ट किया जिसका नाम है ई कोलाई। हमारी इंटेस्टाइन में पाई जाने वाला ई कोलाई को सेलेक्ट किया। इसको प्रूफ करने के लिए कि डीएनए ही कंजर्वेट मतलब डीएनए ही रेप्लिकेट होता है और कैसे ये पेरेंटल और डॉटर सेल ट्रांसमिट होते हैं। तो इन लोगों ने दो चीज़ सेलेक्ट किया। मीडियम के रूप में क्या सेलेक्ट किया? अमोनियम क्लोराइड। और सेल जिसका कराना था रेप्लिकेशन वो सेलेक्ट किया ई कोलाई। अब देखो क्या किया इन लोगों ने, मिजोल्सन और एस्टॉल ने। एक्चुअल में शुरू में ये बोला गया था, ये कंसेप्ट था कि डीएनए 3 तरीके से रेप्लिकेट करता है, सेमी कंजर्वेटिव,
कंजर्वेटिव, डिस्पर्सिव। तो फर्स्ट कंसेप्ट ये था कि जैसे मान लो सपोज दैट ये डीएनए है हमारा, ठीक है, ये डीएनए हो गया। एक तो कंसेप्ट ये था कि हमारा जो डीएनए है वो एज इट इज रह जाता है और एक नया बना देता है, और एक जो होता है वो एज इट इज आ जाता है। एक जो है वो एज इट इज आ जाता है और एक नया बन जाता है। इसका नाम दिया था कंजर्वेटिव, इसका नाम दिया था कंजर्वेटिव। दूसरा कंसेप्ट इनके दिमाग में ये आया कि यही एक डीएनए है, डीएनए यही होता है, लेकिन ये डीएनए शुरू में क्या करता है कि अनवाइंड होता है ये, और एक अपना स्ट्रैंड बना रहता है इसका, और एक स्ट्रैंड ये नया बनाता है। एक स्ट्रैंड अपना रहता है और एक नया बनाता है। इसका नाम दिया था इन लोगों ने सेमी कंजर्वेटिव, सेमी कंजर्वेटिव। तीसरा ये था कंसेप्ट कि यही डीएनए क्या होता है कि डिस्पर्सिव मोड में आता है, यानी ये डीएनए क्या करेगा, ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए डिस्पर्स हो जाता है पहले, और इस तरह से ये ऐसे हो जाएगा कि कुछ जो होगा कॉम्बिनेशन पेरेंट का रहेगा और कुछ कॉम्बिनेशन जो होगा वो न्यू होगा, ऐसे रहेगा। जैसे कल बताया था मैंने कि डिस्पर्सिव मोड में क्या होता है ये कि पहले ये डीएनए बीच बीच से अनवाइंड हो जाएगा, और जहाँ जहाँ अनवाइंड हुआ रहेगा वहाँ वहाँ न्यू स्ट्रैंड बना लेगा। डिस्पर्सिव मोड में ऐसे था, ठीक है, तो इसको नाम दिया था डिस्पर्सिव। अब इसमें प्रूव करना था इन दोनों को, इनके लिए ये भी चैलेंजिंग था कि डीएनए रेप्लिकेशन इज आइदर कंजर्वेटिव और सेमी कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। अब इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू ये प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन में प्रूव आगे बताऊंगा एक्चुअल में सेमी कंजर्वेटिव होता है, ना कि कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव होता है। कैसे होता है इन लोगों ने ये इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू प्रूव किया था। तो देखो कैसे प्रूव किया। सबसे पहले क्या किया, एक अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन बनाया, उसमें लेकर के ई कोलाई को ग्रो करा दिया। एक मीडियम बनाया, अब NH4Cl डाल दिया, उसमें अमोनियम क्लोराइड डाल दिया। इस NH4Cl में N जो था वो 15 हेवी आइसोटोप कर दिया। इसमें लेकर के एक ई कोलाई को ग्रो करा दिया। क्या ग्रो करा दिया, ई कोलाई को, ठीक है, ई कोलाई ग्रो करा दिया। इसके बाद कुछ समय बाद जब चेक किया लेकर के इस ई कोलाई को, तो इस ई कोलाई पहले क्या किया, NH4Cl में ग्रो करा दिया, बाद में बताते हैं वो कि टेस्ट ट्यूब में कैसे मिला इनको। आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, टेस्ट ट्यूब में डीएनए रेप्लिकेशन भी दे रखा है। अब इसमें क्या किया कि जो नॉर्मल डीएनए था इसका, जो ई कोलाई का डीएनए था वो क्या हो गया, NH4Cl से लेबल्ड हो गया, यानी इसका जो डीएनए था वो एक तरह से हेवी नाइट्रोजन के आइसोटोप में कन्वर्ट हो गया। अब इनके पास ये चैलेंज था कि इसको अब कैसे सेपरेट करें। तो इस सेल को लेकर के, इसी ई कोलाई को लेकर के नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, ट्रांसफर्ड इनटू नॉर्मल मीडियम, नॉर्मल मीडियम में ट्रांसफ़र कर दिया, जिसमें NH4Cl नहीं था। इसमें आकर के ये डिवाइड किया, डिवाइड करना शुरू कर दिया ये, ठीक। अब डिवाइड किया। अब इनके पास इतनी टेक्नोलॉजी एडवांस थी नहीं कि सब सेल को तोड़ तोड़ कर देखे कि रेडियो एक्टिव हेवी आइसोटोप है कि नहीं है। फिर इन्होंने क्या किया, ले करके इस डीएनए को डीएनए इसका आइसोलेट किया, न्यूक्लियाइड आइसोलेट किया, डीएनए आइसोलेट किया, और डीएनए आइसोलेट करके इन्होंने क्या किया कि दो तरह के एक क्या कहते हैं, एक सॉल्यूशन लिया जिसका नाम है सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट। एक्चुअल में होता क्या है कि सीजियम क्लोराइड एक लिक्विड होता है जिसमें कोई भी अगर हेवी आइसोटोप होगा तो उसमें वो नीचे सेटल डाउन हो जाएगा, अगर लाइट होगा तो ऊपर फ्लोट करेगा। सीजियम क्लोराइड को ऐसा नहीं है कि उसको अट्रैक्ट करेगा, रिजेक्ट करेगा, नहीं। अगर हमने यहाँ पे कोई टेस्ट ट्यूब लिया और उसमें सीजियम क्लोराइड अगर डाल रखा है, इसमें अगर CSCl है, तो जब इसमें हम इस बैक्टीरिया इस ई कोलाई को ट्रांसफ़र करेंगे तो इसमें क्या होगा कि एक लाइट हेवी बैंड बनेगी, इसमें हेवी बैंड बनेगा,
ठीक है, हेवी बैंड बनेगा। वही इन्होंने क्या किया, वो डीएनए जिसको नॉर्मल मीडियम में ग्रो कराया था फर्स्ट जनरेशन आफ्टर 20 मिनट, उसको लेकर के जब देखा तो उसको जब टेस्ट ट्यूब में लेकर के ग्रो कराया तो इसमें इनको क्या दिखा कि हाइब्रिड बैंड एक बना हुआ है। न तो वो बहुत नीचे है न तो बहुत ऊपर है, हाइब्रिड बैंड बना हुआ है यहाँ पे। न तो लाइट है ना ही मीडियम है, एक हाइब्रिड बना हुआ है यहाँ पे, हाइब्रिड बैंड बना हुआ है। अब हाइब्रिड यहाँ कलर दिखाने के लिए मैं इस तरह से ड्रॉ कर देता हूँ इसको, एक हाइब्रिड बना हुआ है। ये हेवी बना हुआ है, ठीक है। इसके बाद इसको और 20 मिनट छोड़ दिया, 20 मिनट बाद तो हाइब्रिड बना। ये क्या था 20 मिनट, ये 20 मिनट लेटर ये बना। इसके बाद इसको फिर छोड़ दिया 40 मिनट बाद। जब 40 मिनट बाद देखा, 40 मिनट बाद देखा इसी नॉर्मल में, तो इनको दो तरह के बैंड मिले। फिर इसके डीएनए निकाला, न्यूक्लियाइड निकाला, 2 जनरेशन 4 जनरेशन 6 जनरेशन बाद इसके न्यूक्लियाइड निकाला। न्यूक्लियाइड निकाल के फिर उसके डीएनए को लेकर के CH_Cl में डाला तो इनको क्या मिले, इनको इसमें 2 अलग अलग बैंड मिले। एक जो मिला वो हाइब्रिड मिला और एक जो मिला वो इनको एकदम लाइट बैंड मिला। मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ लाइट को। एक जो मिला वो इनको लाइट मिला, तो ये लाइट मिला। और दूसरा क्या मिला था, हाइब्रिड मिला था, ये हाइब्रिड मिला। अब क्या हुआ, देखा इन्होंने कि 40 के बाद 60, 80, 100 जितने आगे मिनट बढ़ते गए, जो हाइब्रिड बैंड था वो तो एज इट इज रहा, लाइट बैंड धीरे धीरे थिक एंड मोर थिक होता गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि जिसमें NH4Cl था उसमें एक बैंड बना, यानी कि पूरा का पूरा डीएनए हेवी आइसोटोप था इसमें। दूसरे में हाइब्रिड इसलिए मिला क्योंकि एक ही डीएनए में एक स्ट्रैंड रेडियो हेवी आइसोटोप का था, एक स्ट्रैंड नॉर्मल था, तो हाइब्रिड मिला। तीसरे एक्सपेरिमेंट, तीसरे स्टेप में जब 40 मिनट बाद 2 बैंड मिला इनको, क्यों, क्योंकि एक हाइब्रिड मिला और एक लाइट मिला। एक जो मिला वो क्या मिला, हाइब्रिड मिला, और एक जो मिला वो लाइट मिला। अब देखो मैंने शुरू में बताया था कि 3 तरह का डीएनए रेप्लिकेशन, सेमी कंजर्वेटिव, कंजर्वेटिव और डिस्पर्सिव। अब देखो होगा क्या, अगर सेमी कंजर्वेटिव होता, कंजर्वेटिव होता, तो कंजर्वेटिव अगर होता तो मैंने बताया था कि डीएनए को अगर मान लो जैसे एक स्ट्रैंड डीएनए का हो गया, ठीक है, अगर कंजर्वेटिव होता ये डीएनए हो गया। अगर कंजर्वेटिव होता तो मैंने बताया था कि एक पेरेंट ऐसे रह जाता और दूसरा जो बनता वो क्या बनता, तो हेवी वाला बनता। अगर कंडीशन ये होता तो यहाँ हाइब्रिड नहीं मिलता, यहीं पे हमें 2 बैंड मिल जाते, लेकिन यहाँ पे ये प्रोसेस हुआ नहीं, सेमी कंजर्वेटिव था नहीं, था क्या, तो इसमें ऐसे हुआ कि सेकंड में कि ये पेरेंटल डीएनए है, ये पेरेंटल डीएनए हुआ क्या कि एक जो था वो पेरेंट का खुद डीएनए था और दूसरा किसका था, न्यूली सिंथेसाइज्ड था, इसीलिए यहाँ हाइब्रिड मिला, ठीक है। इसके बाद 20 मिनट बाद, 40 मिनट बाद ये 2 बैंड इसलिए बना क्योंकि जो हेवी था, जैसे यहाँ पे मैंने हेवी बना दिया, अगर ये रेड वाला हेवी है, ब्लैक वाला लाइट है, तो देखो ये ब्लैक वाले से पूरा का पूरा ब्लैक बनेगा, ये इसमें भी ब्लैक वाले से ब्लैक बनेगा पूरा का पूरा, और जो हेवी वाला है वो फिर हाइब्रिड बना लेगा, हेवी वाला है वो क्या बना लेगा, हाइब्रिड बना लेगा। यानी कि यहाँ पे हाइब्रिड और हेवी 2 तरह के बन गए। अब अगर आगे बढ़ेगा, तीसरी जनरेशन होगी, ये तो फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन हो गया, थर्ड जनरेशन अगर बनेगा तो इससे फिर हेवी नॉर्मल वाले का नंबर और ज़्यादा होगा। यानी कि ऊपर अगर देखा जाए तो ये हाइब्रिड एक बनेगा। अगर थर्ड जनरेशन की हम बात करें तब देखो कैसे बनेगा, ये एक तो हाइब्रिड ये बन जाएगा, ठीक है। बाकी
ये इसके ब्लैक वाले से ये नॉर्मल बनेगा, ये वाला है, ये रेड वाला है, रेड वाला से ये बनेगा। फिर इससे दो बनेंगे, ये दोनों के दोनों नॉर्मल बनेंगे, दो स्ट्रैंड है तो दो डीएनए बनेंगे। फिर इससे भी दो बनेंगे, वो भी दोनों नॉर्मल ही बनेंगे, यानी कि नॉर्मल के नंबर बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ भी ये ब्लैक वाले से क्या होगा, नॉर्मल बनेगा, और जो हेवी वाला है या मतलब हेवी आइसोटो N15 है उससे फिर क्या बनेगा, 14 और 15 हाइब्रिड बनेगा। तो हाइब्रिड यहाँ भी देखोगे तो दो है, यहाँ भी दो है, लेकिन नॉर्मल के नंबर क्या हो रहे हैं, बढ़ रहे हैं, यानी कि डीएनए क्या है, सेमी कंजर्वेटिव है। अगर कंजर्वेटिव रहा होता, अगर ये कंजर्वेटिव होता तो जैसे यहाँ दो अलग अलग बैंड बने हैं, ये हाइब्रिड ना बन के यहीं पे दो बैंड हमें बन जाते। तो ये इस तरह से मिजोल्सन और स्टॉल ने प्रूव किया था कि जो डीएनए रेप्लिकेशन होता है वो ना तो कंजर्वेटिव होता है और ना ही डिस्पर्सिव होता है। ये क्या होता है, सेमी कंजर्वेटिव होता है। क्योंकि अगर डिस्पर्सिव होता तो हाइब्रिड का हाइब्रिड ही रह जाता, ग्रीन वाला बैंड या ये कहो लो लाइट बैंड अलग नहीं होता। क्योंकि डिस्पर्सिव में क्या बताया था मैंने, कि डिस्पर्सिव में ये बताया था कि डिस्पर्सिव में कंडीशन इस तरह से अगर है तो ये दोनों मिक्स रूप में बन रहे हैं। यहाँ पे क्या बन रहे हैं, ये मिक्स बन रहे हैं, ये नहीं बनते। अगर ये कंडीशन होता तो हाइब्रिड का हाइब्रिड ही रह जाता, ये ग्रीन वाला बैंड नहीं बनता। फिर से सुन लो, अगर कंजर्वेटिव होता तो शुरू में ही हमें हाइब्रिड ना बन के दो बैंड मिल जाते। अगर डिस्पर्सिव होता तो हमें हाइब्रिड ही मिलते, ये ग्रीन वाला बैंड या लाइट बैंड नहीं मिलता। तो ये सेमी कंजर्वेटिव इसलिए है क्योंकि पहले हाइब्रिड इसलिए मिला क्योंकि दोनों ये मिक्स रूप में थे। इसके बाद आगे चल के दोनों सेपरेट हो गए, ये ब्लैक वाला से नॉर्मल बन गया और ये रेड वाला अगर हेवी है तो फिर ये हाइब्रिड बना लिया। इसलिए पहले तो हाइब्रिड इसलिए बना क्योंकि यहाँ पे डीएनए 100% हाइब्रिड है, ये वाला ये पूरा का पूरा हाइब्रिड है, तो इसलिए यहाँ हाइब्रिड बैंड मिला। यहाँ पे दो तरह के हो गए, एक हाइब्रिड मिला और एक क्या मिला, नॉर्मल मिला, इसलिए ये लाइट बन गया, ये हाइब्रिड बन गया। तो इससे ये प्रूव हुआ कि डीएनए रेप्लिकेशन न तो कंजर्वेटिव होता है न तो डिस्पर्सिव होता है, इट इज ओनली सेमी कंजर्वेटिव मोड। क्लियर। तो इस तरह से इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है। अब आगे देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाता है इससे। क्वेश्चन ये पूछा जाता है डीएनए सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन से, ये आया हुआ भी है, एक दो बार नीट में ये क्वेश्चन आया हुआ भी है। ये पूछ देगा कि इफ अ डीएनए बोथ स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग N15, if both strand of DNA having N15 nitrogen, then after third replication या after second replication या after first replication, how many % of DNA molecule and how many % of DNA strand having N15 and how many having N14। तो अब क्वेश्चन देखो इसमें कैसे पूछेगा, मैं इसको रेड और उससे बना देता हूँ। जैसे ये मान लो दोनों के दोनों स्ट्रैंड क्या हो गए, N15 हो गए, ये पूरा का पूरा क्या है, N15 हो गया। अब इसका जब रेप्लिकेशन होगा तो रेप्लिकेशन में देखो क्या होगा, जब फर्स्ट रेप्लिकेशन होगा, जब इसमें फर्स्ट रेप्लिकेशन होगा उस समय इसमें कैसे बनेगा, तो एक तो बनेगा ये रेड वाला, और जो नॉर्मल, मैं नॉर्मल यहाँ ग्रीन से बना दे रहा हूँ, जो नॉर्मल वाला बनेगा वो क्या बनेगा, ये ग्रीन से बनेगा, ये वाला बनेगा, ये हाइब्रिड बन गया ये। अब क्या होगा जब सेकंड रेप्लिकेशन होगा तब देखो क्या होगा, मान लो ये ग्रीन वाला क्या है, N14 है, ये N14 है, नया वाला बना वो 14 बना, यहाँ भी ये क्या है, N14 है, और रेड वाला क्या है, N15 है, ये दोनों के दोनों, रेड वाला क्या है, N15 है। अब होगा क्या कि 15 वाला हाइब्रिड बनाएगा, ये 15 वाला भी क्या करेगा, हाइब्रिड बनाएगा, और 14 वाला क्या करेगा, नॉर्मल बना लेगा। अब देखो होगा क्या कि 14 से तो 14 बनेगा, यहाँ भी 14 से 14 बनेगा, लेकिन जो 15 वाला होगा वो क्या करेगा, फिर हाइब्रिड बना लेगा। कंडीशन ये आ जाएगी यहाँ पे, इसीलिए दो बैंड बना था उसमें अलग अलग। शुरू में एक हाइब्रिड बना क्योंकि ये पूरा हाइब्रिड थे, बाद में दो बैंड हो गया क्योंकि एक नॉर्मल बन गया, 50% नॉर्मल हो गया और 50% क्या हो गए, हाइब्रिड हो गए। अब इसका सेकंड रेप्लिकेशन करा के देख लो,
ये फर्स्ट था, सॉरी ये सेकंड रेप्लिकेशन था, थर्ड रेप्लिकेशन करा के देख लो, ये सेकंड रेप्लिकेशन था बीच में, ये क्या था, सेकंड रेप्लिकेशन, ठीक है। अब थर्ड रेप्लिकेशन अगर कराते हैं तब देखो क्या होगा, थर्ड में देख लो, तो थर्ड में ये होगा कि अगर ये ग्रीन वाला है तो इससे दो डीएनए बनेंगे, दोनों के दोनों क्या बनेंगे, नॉर्मल बनेंगे, ठीक है। ये ग्रीन है, इससे भी क्या बनेगा, तो नॉर्मल ही बनेगा। अब ये रेड वाला से देखो क्या बनेगा, रेड वाला से हाइब्रिड बनेगा, इस रेड वाले से भी हाइब्रिड बनेगा, और ग्रीन वाले से फिर ग्रीन बनेगा, यानी नॉर्मल बनेगा, इस ग्रीन वाले से नॉर्मल बनेगा, ये क्या बन गया, हाइब्रिड बन गया। फिर इससे और इससे, दोनों से दो नॉर्मल बनेंगे। 8 डीएनए बना टोटल, जिनमें से 6 डीएनए क्या है, नॉर्मल है, 2 डीएनए क्या है, हाइब्रिड है। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा कि ये क्लियर है भाई, ये दोनों एक एक स्ट्रैंड बनता जाएगा ये। अब क्वेश्चन ये पूछ देगा आफ्टर थर्ड रेप्लिकेशन, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, ये पूरा एक डीएनए मॉलिक्यूल है जिसमें 2 स्ट्रैंड होते हैं, तो अगर 8 डीएनए मॉलिक्यूल, मैं क्वेश्चन एक बार लिख देता हूँ कि इफ both strand of DNA, both strands of DNA having N15, then after third replication how many DNA molecule having N15 and how many having N14। अब यहाँ 2 क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितने इसमें N15 के मिलेंगे और कितने N14 के मिलेंगे। अब इसमें क्या करना, अगर डीएनए मॉलिक्यूल आपसे पूछे, आपसे क्या पूछ दे, डीएनए मॉलिक्यूल, अगर आपसे पूछ दे डीएनए मॉलिक्यूल, तब क्या लिखोगे आंसर में। अगर डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग N15 तब क्या लिखोगे, तो टोटल डीएनए मॉलिक्यूल कितना हो गए, 8। ये टोटल 8 डीएनए मॉलिक्यूल है, जिनमें से 2 डीएनए मॉलिक्यूल क्या है, हाइब्रिड है, जिसमें N15 है। तो टोटल कितने हैं, 8 हैं, किसमें 2, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 25% हो जाएगा ये, यानी 25% डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग हैवी नाइट्रोजन या N15। अगर डीएनए स्ट्रैंड आपसे पूछ दे तब क्या लिखोगे, नंबर ऑफ या परसेंट ऑफ डीएनए स्ट्रैंड, डायरेक्ट लिख देता हूं मैं, डीएनए स्ट्रैंड्स हैविंग N15। तो डीएनए स्ट्रैंड कितने हैं, 16 होंगे, क्योंकि एक में 2 है, तो टोटल डीएनए स्ट्रैंड कितने हैं, 16 है, कितने में, 2 में, इंटू 100, तो ये कितना हो जाएगा, 12.5% हो जाएगा। तो यहाँ से आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे कि अगर दोनों को हम डीएनए के दोनों स्ट्रैंड को लेवल्ड कर दें N15 से, तो सेकंड, अब यहाँ से शुरू करते हैं। फर्स्ट रेप्लिकेशन में डीएनए मॉलिक्यूल अगर पूछे तो डीएनए मॉलिक्यूल क्या होगा, 100% होगा, 2 डीएनए है, दोनों में रेडियोएक्टिव है, N15 है। अगर स्ट्रैंड पूछे फर्स्ट में तो 50-50% है, क्लियर। सेकंड वाले में देखो, सेकंड में डीएनए मॉलिक्यूल 4 है, जिसमें से 2 रेडियोएक्टिव है, N15 है, सॉरी रेडियोएक्टिव N15 है, हेवी आइसोटोप है। तो 50% डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग N15 एंड 50% डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग N14। अगर आपसे ये पूछ दे हाउ मेनी डीएनए स्ट्रैंड सेकंड रेप्लिकेशन में, तो डीएनए स्ट्रैंड टोटल है 8, जिनमें से देखा जाए तो 6 डीएनए स्ट्रैंड, 8 में से 6 डीएनए स्ट्रैंड जो है वो क्या है, नॉर्मल है, 2 डीएनए स्ट्रैंड क्या है, रेडियोएक्टिव है। तो कितना हो जाएगा ये
25% हो जाएगा, हाफ घटता जाएगा। यहाँ 100% मॉलिक्यूल था तो 50% N15 था, यहाँ 50% मॉलिक्यूल है तो 25% स्ट्रैंड है। यहाँ पे नीचे आओगे तो 25% अगर डीएनए मॉलिक्यूल है तो 12.5% डीएनए स्ट्रैंड है। ये क्वेश्चन एक पूछा जाता है। दूसरे में इसी क्वेश्चन को घुमा के क्या पूछ देगा आपसे कि हम इस डीएनए में थोड़ी चेंजिंग करते हैं, अल्टर करते हैं। अल्टर क्या करते हैं कि पेरेंट जो डीएनए था उसमें हमने क्या किया कि एक ले लिया N14 और एक ले लिया N15, एक ले लिया N14 और दूसरा क्या ले लिया N15। N15 कर लो इसको और दूसरे को क्या कर दो N14। अब फर्स्ट स्ट्रैंड उल्टा बनेगा। फर्स्ट में क्या बनेगा तो एक जो होगा वो बनेगा हाइब्रिड और एक बनेगा नॉर्मल। फर्स्ट में चेंजिंग हो जाएगा। क्या चेंजिंग हो जाएगा भाई? तो चेंजिंग ये होगा कि जो 15 वाला है वो तो हाइब्रिड बनेगा और जो 14 वाला है वो क्या बनेगा? नॉर्मल बना लेगा। ये 14 वाला है वो क्या करेगा? नॉर्मल बना लेगा। पूरा का पूरा ये 14 बन जाएगा। अब क्या होगा? फिर आगे वही हाल होगा। 14 वाला नॉर्मल बनेगा, 15 वाला हाइब्रिड बनेगा और इस 14 से क्या होगा? फिर ये पूरा का पूरा नॉर्मल बन जाएगा। नीचे भी चेंजिंग आ जाएगा। अब यहाँ 14 से 2 स्ट्रैंड बनेगा, ये भी क्या बनेगा? 14 बनेगा। क्लियर? यानी 4 में से 3 डीएनए मॉलिक्यूल नॉर्मल है, एक वो है रेडिएक्टिव हाइब्रिड है। अब ये नेक्स्ट जो होगा ये 3 बन गए। अब इससे 2 बनेंगे। एक तो ग्रीन से ये हाइब्रिड बन गया, इससे 2 बनेंगे दोनों नॉर्मल, इससे 2 बनेंगे ये भी दोनों नॉर्मल। हाँ, इसमें देखा जाए तो अगर हमने एक स्ट्रैंड रेडिएक्टिव लिया, एक चीज़ और गौर करने वाली बात है, जिसमें 2 स्ट्रैंड पेरेंट में रेडिएक्टिव था ना, हर जनरेशन में 2-2 स्ट्रैंड ही रेडिएक्टिव हुआ, 2 से ज़्यादा नहीं हुआ, कम भी नहीं हुआ। एक स्ट्रैंड रेडिएक्टिव रहा तो हर जनरेशन में एक स्ट्रैंड ही रेडिएक्टिव हो रहा है। अब 16 बनाएंगे डीएनए मॉलिक्यूल, उसमें भी एक ही स्ट्रैंड रेडिएक्टिव होगा। तो ये भी बोला जाता है कि एक कैरेक्टर अगर दे दिया तो वो कैरेक्टर वो मेंटेन्ड चलता रहेगा, उसमें कोई अल्टरेशन नहीं होगा। तो यहाँ भी वही होगा। अगर एक स्ट्रैंड पूछ दे तब ये सीनेरियो चेंज हो जाएगा। अब चेंज हो जाएगा तो यहाँ 2 की जगह क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यहाँ 2 की जगह 1 हो जाएगा। तब ये आएगा रिजल्ट आपका 12.5%। क्लियर? अब थर्ड वाला ये स्ट्रैंड पूछ दे तो यहाँ भी रिजल्ट चेंज हो जाएगा। ये रिजल्ट कितना हो जाएगा? 6.25%। 6.25%। तो इस तरह से पूछा जा सकता है क्वेश्चन। अगर ये पूछ दे कि इफ वन स्ट्रैंड ऑफ डीएनए हैविंग N14 एंड अदर हैविंग N15 देन आफ्टर फर्स्ट रेप्लिकेशन या आफ्टर सेकंड रेप्लिकेशन या आफ्टर थर्ड रेप्लिकेशन हाउ मेनी डीएनए मॉलिक्यूल एंड हाउ मेनी डीएनए स्ट्रैंड हैविंग रेडियोएक्टिव नाइट्रोजन या हैविंग N15। तो अगर एक स्ट्रैंड है तो फर्स्ट रेप्लिकेशन में 50% डीएनए मॉलिक्यूल हैविंग N15, 50% हैविंग N14। स्ट्रैंड की बात करें तो स्ट्रैंड में टोटल में देखा जाए तो कितने हैं? 4 स्ट्रैंड है, जिसमें से 3 स्ट्रैंड यानी 75% क्या है? नॉर्मल है, 25% N15 है। सेकंड रेप्लिकेशन में देखेंगे तो 12.5% क्या है? मतलब हेवी आइसोटोप वाला N15 है, बाकी टोटल नॉर्मल है। उसके हाफ कर लो, थर्ड जनरेशन में 6.25% N15 है, बाकी टोटल नॉर्मल है। तो इस तरह से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये था सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन, जिसको मिजोल्सन और स्टॉल ने प्रूव किया था कि डीएनए ना तो कंजर्वेटिव होता है ना ही डिस्पर्सिव होता है, इट इज ओनली सेमी कंजर्वेटिव मोड ऑफ रेप्लिकेशन। ओके।